नमस्कार दोस्तों, मध्यकालीन भारत को खत्म करने के बाद हम आ चुके थे अपने मॉडर्न हिस्ट्री में। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन होता है। तो जो मध्यकाल में भारत को जोड़ने वाले दो समुद्री मार्ग हुआ करते थे, पहला था फारस की खाड़ी वाला मार्ग, वहीं दूसरा था लाल सागर वाला मार्ग। तो सबसे अधिक व्यापार जो होता था वो फारस की खाड़ी वाले मार्ग से होता था, क्योंकि एक तो यह नजदीक था और दूसरा इसमें कोई अवरोध नहीं पड़ता था। वहीं जो लाल सागर वाले मार्ग था उसमें चट्टानें और कोहरा होता था, तो जिस कारण जो व्यापारी थे वो फारस की खाड़ी वाले मार्ग से ही अधिक व्यापार किया करते थे। परंतु जब तुर्क लोगों ने कुस्तुंतुनिया विजय करते हैं और उसके बाद कुस्तुंतुनिया में ऑटोमन साम्राज्य का स्थापना कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, तो यह जो ऑटोमन साम्राज्य होता है यह बीच में जो भारत से वस्तुएं ले जाते थे यूरोपीय लोग, तो वहां उन पर कर लगा देते हैं और अवरोध पैदा हो जाते हैं, जिस कारण जो यूरोपीय कंपनियां थी उनको यहां से फायदा नहीं हो रहा था। तो इसके बाद जो यूरोपीय लोग होते हैं वो धीरे धीरे करके आते हैं और भारत के मार्गों की खोज पर लग जाते हैं। जिसके बाद बहुत सारी कंपनियां आई, जहां हमने कल की वीडियो में पढ़ा था पुर्तगाल और डच कंपनी के बारे में, और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अंग्रेजी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, जिसने भारत को गुलामी किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, और कल की वीडियो में हम अगली जो दो कंपनियां हैं उनके बारे में बना देंगे वीडियो। बात करते हैं अंग्रेजों के भारत आगमन की। तो 1578 में सर फ्रांसिस ड्रेक नाम के अंग्रेजी नाविक, जो कि समुद्र मार्ग से पृथ्वी की परिक्रमा करने निकला था, उसने लिस्बन, जो कि पुर्तगाल की राजधानी थी, वहां जाने वाले पुर्तगाली जहाज को लूट लिया। तो लिस्बन का पार्ट यह है जहां पर पुर्तगाली जहाज जा रहा था, तो उसने बीच से ही पुर्तगाली जहाज को लूट लिया था 1578 में। और इस लूटमोह से नक्शे और भारत की समृद्धि और भारत की ओर जाने का मार्ग का भी ज्ञान प्राप्त हुआ। तो यहां पर उसने जहाज लूटा, जहां पर जो जहाज आ रहा था वो भारत से आ रहा होगा, तो वहां पर उसे भारत के नक्शे और भारत में समृद्धि यानी कि भारत के पास कितना पैसा है, कितने उनके पास मसाले हैं, कितने प्रोडक्ट हैं, उनकी सब ज्ञान प्राप्त हुआ, जिस कारण वो भारत की ओर आने के लिए उसे प्रेरणा मिलती है। उसे किसे तो फ्रांसिस ड्रेक को पता चलता है कि भारत बहुत समृद्ध है। ऐसे में उसे भारत आने के मार्ग का पता चलता है, तो वो व्यापारियों के एक समूह, जिसे मर्चेंट एडवेंचरस नाम से जाना जाता है, उनके द्वारा 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यानी कि गठन किया जाता है। तो पेपरों में पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ, तो 1599 यानी कि 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है। इसके बाद 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वारा कंपनी को एक चार्टर्ड यानी कि अनुमति पत्र दिया जाता है, जिसमें उसके द्वारा कहा जाता है कि आपकी कंपनी पूर्वी देशों में 15 वर्ष तक व्यापार करने के लिए बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, अब आप पूर्वी देशों में 15 वर्ष के लिए व्यापार कर सकते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1599 में होती है। वहीं 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा इसे अधिकार दे दिया जाता है कि आप 15 वर्ष तक एलिजिबल हैं पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए। तो यह एक प्राइवेट कंपनी थी। पहले हमने जाना था पुर्तगाली और डच कंपनी, तो वो तो सरकारी कंपनियां थी, पर यह प्राइवेट कंपनी जो भारत में आई व्यापार करने और इसने राज किया, वो एक प्राइवेट ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन और भारत की ओर आगमन होता है। जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके कि महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों में 15 वर्ष के लिए व्यापार करने की मंजूरी दे चुकी थी। तो महारानी एलिजाबेथ इस कंपनी की हिस्सेदारों में से एक थी, यानी कि जो इस कंपनी में ईस्ट इंडिया कंपनी में हिस्सेदारी थी वो महारानी एलिजाबेथ की भी थी। इसके पश्चात व्यापारिक रियायतें यानी कि व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए महारानी एलिजाबेथ द्वारा हेक्टर नामक जहाज पर कप्तान हॉकिंस को 1608 में सूरत भेज दिया जाता है, यानी कि भारत में भेज दिया जाता है। वहीं हॉकिंस ने जहांगीर के दरबार में जाकर फारसी भाषा में बात की, और जहांगीर फारसी भाषा यानी कि हॉकिंस से प्रभावित होकर उसे इंग्लिश खां की उपाधि दे देता है, और इसके साथ 400 मनसब की उपाधि भी देता है। तो महारानी एलिजाबेथ जो होती है उसकी भी हिस्सेदारी होती है ईस्ट इंडिया कंपनी में, और वो अपनी हिस्सेदारी और व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए अपने कप्तान किसे हॉकिंस को 1608 में सूरत भेजती है। तो सूरत जब हॉकिंस आता है तो वो जहांगीर के दरबार में जाता है जब सबसे पहले, और वहां वो फारसी भाषा में बात करता है, और जहांगीर फारसी भाषा में उसकी बात करने से बहुत प्रभावित होते हैं, जिस कारण से इंग्लिश खां और 400 मनसब की उपाधि भी
दे देते हैं। करें ब्रिटिश कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में लगाई गई फैक्ट्रियों की, तो उन्होंने 1611 में मसूलीपट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी। इसके बाद 1613 ईस्वी में जहांगीर की आज्ञा के बाद अंग्रेजों ने सूरत में अपनी स्थायी रूप में कोठी यानी कि एक फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है, जो पहली फैक्ट्री थी अंग्रेजों की यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की 1611 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में बनाई, और इसके बाद इन्होंने अपनी स्थायी कोठी 1613 ईस्वी में जहांगीर की आज्ञा पत्र पर, ठीक है, जो मुगल सम्राट था जहांगीर, उसकी आज्ञा पर सूरत में स्थापित की। हॉकिंस के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का एक और व्यक्ति सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आता है। तो 1615 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत सर थॉमस जहांगीर के दरबार में आया, और यह 3 सालों तक जहांगीर के दरबार में ही रहा था, और इसका उद्देश्य था व्यापारिक संधि करना और साम्राज्य में स्थापित साम्राज्य के सभी भागों में अपनी फैक्ट्री यानी कि कोठी स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करना। तो हॉकिंस आया था किसकी आज्ञा पर? तो एलिजाबेथ की आज्ञा पर आया था, और उसके बाद 1615 में राजा जेम्स प्रथम का राजदूत थॉमस रो जो था वो जहांगीर के दरबार में आया, और यह 3 वर्षों तक जहांगीर के दरबार में ही रहा, जिसका उद्देश्य था व्यापारिक संधियां करना और उसके साथ अच्छे संबंध बनाकर जहां भी मुगल साम्राज्य है, ठीक है, जहां भी मुगल साम्राज्य है वहां पर अपनी कोठी यानी कि फैक्ट्री स्थापित करना। ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा यानी कि महाधिकार पत्र भी सामने आता है। तो 1717 में जॉन सुमेरन के शिष्यमंडल, ठीक है, बहुत सारे शिष्यों का एक समूह था जिसे शिष्यमंडल कहा जाता है, तो वह मुगल साम्राज्य में आते हैं। ठीक है दोस्तों, मुगल सम्राट फारुखसियर के दरबार में पहुंचते हैं, और इस शिष्यमंडल का एक सदस्य जो होता है विलियम हैमिल्टन, जो कि एक चिकित्सक होता है, जो कि फारुखसियर जो कि मुगल शासक था फारुखसियर, उसकी गंभीर बीमारी को ठीक कर देता है। वहीं फारुखसियर जो होता है उससे प्रसन्न होकर 1717 में कंपनी के नाम पर एक फरमान जारी करता है, जिसे मैग्ना कार्टा यानी कि महाधिकार पत्र भी कहा जाता है, जिसे हम आगे जानेंगे। मैग्ना कार्टा फरमान आता है जिसे महाधिकार पत्र भी कहा जाता है। तो 1717 में फारुखसियर द्वारा अंग्रेजों को महाधिकार पत्र सौंप दिया जाता है, जो कि 1717 में सौंपा जाता है, जहां अंग्रेजों को 3000 वार्षिक वेतन पर बंगाल में मुफ्त व्यापार करने की अनुमति दी जाती है। इसके अलावा इन्हें किराए पर कलकत्ता के आसपास की जमीन भी दे दी जाती है। और तीसरा था हैदराबाद के समूचे यानी कि पूरे सूबे में उन्हें चुंगी पर पहले जैसी छूट मिलती है। तो हैदराबाद के पूरे जो क्षेत्र था यानी कि सूबा राज्य था, वहां पर उन्हें छूट मिला करती थी, और वो छूट भी कायम रहती है। चौथा नियम था 10,000 रुपए के वार्षिक वेतन पर उन्हें चुंगी पर छूट मिलती थी। ठीक है दोस्तों, तो वो 10,000 रुपए देते थे पूरे साल के, जहां पर उन्हें जो भी टैक्स पड़ा करता था उसमें भी छूट दिया जाती थी। इसके अलावा पांचवा था बंबई में उनकी कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण राज्यों में चलाने की अनुमति दी जाती थी। तो दोस्तों, उनके जो सिक्के बनते थे वो बंबई में बनते थे, जो कि वो पूरे जहां भी उनका व्यापार चलता था भारत में, वहां पर वो चलाया करते थे। तो यह था मैग्ना कार्टा यानी कि महाधिकार पत्र का फरमान, जो कि फारुखसियर ने जारी किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। बात करते हैं अंग्रेजों की फैक्ट्रियों की। तो 1623 में इनके द्वारा सूरत में, अहमदाबाद, आगरा, कन्नौर और बड़ौदा में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली गई। वहीं सभी फैक्ट्रियां सूरत की कोठी के प्रेसिडेंट कौशल के नियंत्रण में रहा करती थी। तो इनके द्वारा कहां-कहां, सूरत हो गया, अहमदाबाद हो गया, आगरा हो गया, बड़ौदा हो गया, कन्नौज में हो गया, इन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई 1623 से। और इन सभी फैक्ट्रियों का जो नियंत्रण था वो सूरत की कोठी के प्रेसिडेंट जो थे कौशल, उनके हाथ में हुआ करता था। कंपनियां इन्हें भड़ौज और बड़ौदा में बनाई थी। उनका उद्देश्य था पूरे इलाके के कपड़ों को सीधे खरीद लेना, जहां उनको कॉस्ट कम पड़ेगी अगर सीधे कपड़े खरीदेंगे जो बनाते हैं, तो यहां से वो कपड़े खरीदा करते थे। वहीं आगरा की कोठी बनाने का उनका उद्देश्य था यहां पर कपड़े बनाए जाएं फैशनी टाइप के, और उन्हें दरबार के अफसरों को बेचा जाए और वहां से नील खरीदा जाए, और सबसे अच्छी किस्म की नील भी इनके द्वारा ही बनाया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो यह था अंग्रेजी कंपनियों के फैक्ट्रियों का निर्माण और उनके उद्देश्य। तो आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्यार बनाए रखें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।